हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जूफिलिक एंड टुडे वी विल डिस्कस न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा को डिस्कस किया था, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था और जो टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है उसका सेल का स्ट्रक्चर को देखा था। आज हम लोग किंगडम मोनेरा को ही कंटिन्यू रख रहे हैं। तो किंगडम मोनेरा का आज हम लोग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब ऑर्गेनिज्म किस मोड के थ्रू अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है, मतलब किस तरह से ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन कर रहा है और उसको किस तरह बॉडी में यूटिलाइज कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटरोट्रॉफिक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑटोट्रॉफिक को। तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं रहते अपने न्यूट्रिशन के लिए। वो खुद से फूड को सिंथेसिस कर सकते हैं, बना सकते हैं और खुद से अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सकते हैं। और इसका सोर्स क्या रहता है? इनऑर्गेनिक रहता है। अगर हम लोग हेटरोट्रॉफिक का बात करें तो हेट्रो मीन्स होता है अदर और ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब वो अपना न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसका सोर्स क्या रहता है? ऑर्गेनिक रहता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सोर्स क्या है? इनऑर्गेनिक। और हेटरोट्रॉफिक का सोर्स क्या है? ऑर्गेनिक। अब हम लोग ऑटोट्रॉफिक को डिस्कस करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक दो तरह के होते हैं, पहला है कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और दूसरा है फोटो ऑटोट्रॉफ। तो सबसे पहले हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ को समझते हैं। तो सबसे पहला है कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ मतलब ये फूड को खुद से प्रिपेयर कर सकता है। और कीमो मीन्स होता है केमिकल और सिंथेसिस मीन्स किसी चीज़ का सिंथेसिस करना, मतलब उसको बनाना। तो केमिकल के थ्रू ये क्या करता है? अपना फूड को प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो केमिकल से अपना फूड को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो कीमोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमोसिंथेसिस एक तरह का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, वो सिंथेसिस करता है क्या? ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब अपने फूड को सिंथेसिस करता है, अपने फूड को बनाता है। कैसे बनाता है? वो जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है और उससे जो एनर्जी निकलता है उसी एनर्जी का यूज़ करता है ये अपना खाना बनाने में। उसी एनर्जी को ये यूज़ करके अपना न्यूट्रिशन को मीट करता है। ठीक, अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। अब जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, अब सेल को फूड प्रिपेयर करना, मतलब इसको खाना चाहिए। अब कैसे करेगा? ये कैसे ऑब्टेन करेगा? तो सेल के बाहर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका ये ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि कोई कंपाउंड है, जैसे कि ये कंपाउंड है, इसका क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका ये ऑक्सीडेशन करेगा और क्या किस में कन्वर्ट करेगा? एओ में। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड होना। तो ये जो ए है इसको क्या किस में चेंज कर रहा है? एओ में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रिलीज हुआ उस एनर्जी को ये क्या किया? कन्वर्ट कर लिया एटीपी में और स्टोर करके रखा। अब जब इसको फूड को प्रिपेयर करना है तो ये क्या करेगा? उसी एनर्जी का यूज़ करेगा और अपने फूड को सिंथेसिस करेगा, बनाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये ऑटोट्रॉफ है, फूड को खुद से प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन यहाँ एनर्जी किससे मिल रहा है? इसको केमिकल से। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ऑक्सीडेशन करता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी का ये यूज़ करता है फूड को प्रिपेयर करने में। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या यूज़ करता है? जैसे कि NH3 एमोनिया हो गया, एमोनिया को कन्वर्ट किया किस में? नाइट्राइट में। मतलब एमोनिया को ऑक्सीडाइज किया और किस में कन्वर्ट किया? नाइट्राइट में, NO2 माइनस में। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? NH3 में यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या? ऑक्सीडेशन है। और इसको कौन सा बैक्टीरिया करता है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और नाइट्राइट को NO2 माइनस को कन्वर्ट किया किस में? ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट किया नाइट्रेट में, NO3 माइनस में। और इसको कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, तो ये सब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और ये किस में हेल्प करता है? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स को। तो यहाँ पे क्या देखिए, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है वो फूड को खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके पास कोई पिगमेंट नहीं है, तो ये सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकता है। तो ये एनर्जी कहाँ से लेता है? वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको ऑक्सीडाइज करता है और इसको ऑक्सीडाइज करते समय जो एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी को ये यूज़ करता है फूड को प्रिपेयर करने में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ उससे जो एनर्जी रिलीज हुआ तो इसी एनर्जी को क्यों नहीं ये यूज़ कर लिया? अब इसको फूड को प्रिपेयर करने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेल के बाहर जो केमिकल रिएक्शन है वो जो चल रहा है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा चलते रहे। इसी की वजह से ये क्या करता है? फूड को खुद से प्रिपेयर करके रखता है ताकि जब बाहर का रिएक्शन बंद हो जाए तो ऐसा नहीं हो कि इसको एनर्जी मिलना बंद हो जाए। तो ये फूड को क्या करता है? प्रिपेयर करके रखता है। जब बाहर का केमिकल रिएक्शन बंद हो जाता है तो ये फूड को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी को ये यूज़ करता है। इसीलिए ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ऑक्सीडेशन करता है, फिर उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है एटीपी में और उसी एटीपी को ये यूज़ करता है किसमें? फूड को प्रिपेयर करने में।
नेक्स्ट है फोटो ऑटोट्रॉफ। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, फोटो। फोटो मीन्स होता है लाइट, मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो फूड को खुद से तो प्रिपेयर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ये फूड को खुद से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, लाइट एनर्जी का यूज़ करेंगे। कीमोसिंथेटिक में क्या देखे थे, उसमें भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड को प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं था, जिस वजह से ये लाइट को ट्रैप नहीं कर पा रहा था। तो उसको एनर्जी कहाँ से मिल रहा था, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी रिलीज हो रहा था, उसी एनर्जी का ये यूज़ कर रहा था। लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफ में किसका यूज़ करेगा, लाइट एनर्जी का। एन ऑर्गेनिज्म दैट मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट फॉर एनर्जी, मतलब जो ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर करते हैं फूड को विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी को यूज़ करके ये क्या करेगा, फूड को प्रिपेयर करेगा। तो फोटो ऑटोट्रॉफ दो तरह के होते हैं, पहला ऑक्सीजनिक, दूसरा है एनऑक्सीजनिक। अगर हम लोग ऑक्सीजनिक में देखें तो यहाँ जो फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट और पिगमेंट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन आइटम भी है, तो इसको हाइड्रोजन मिला कहाँ से आया, तो ये जो वाटर है ये अपना हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को डोनेट करता है और इससे ये क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन मतलब क्या आता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग ऑक्सीडेशन में क्या देख रहे थे कि कोई एक कंपाउंड ए था, उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा था, AO, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन कौन डोनेट करता है, वाटर, और इससे ये क्या बनाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है। इसीलिए हम लोग इसको ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो हम लोग हायर प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है और हाइड्रोजन डोनर कौन रहता है, वहाँ पे वाटर रहता है। ठीक, तो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर है, बाय प्रोडक्ट क्या है, इसमें ऑक्सीजन है। और एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो किंगडम मोनेरा में जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, तो वो इसका एग्जांपल है जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन डोनर कौन रहता है, वाटर रहता है और ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है, इसीलिए हम लोग इसको ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। तो इसमें ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो वाटर का यूज़ नहीं करते, मतलब जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसके बाद ये वाटर की जगह H2S का यूज़ करता है और लाइट और पिगमेंट के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और सल्फर एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर H2S है। हम लोग ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में क्या देख रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या था, वाटर था, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा था, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा था और इसी हाइड्रोजन को यूज़ करके ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर कौन है, H2S है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और जिसका हेल्प से ये क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरह रिडक्शन प्रोसेस है। तो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, H2S है, बाय प्रोडक्ट क्या है इसमें, सल्फर है, तो इसीलिए इसको हम लोग एनऑक्सीजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि बाय प्रोडक्ट इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन क्यों नहीं है बाय प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे वाटर यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर वाटर यूज़ होता तो हाइड्रोजन कौन डोनेट करता है, वाटर डोनेट करता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, इसके बाद ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे H2S का यूज़ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे सल्फर निकल रहा है एज ए बाय प्रोडक्ट, तो इसलिए इसको हम लोग एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस तरह का फोटोसिंथेसिस किस तरह के बैक्टीरिया में देखा जाता है, सल्फर बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ हाइड्रोजन H2S है, बाय प्रोडक्ट सल्फर है। और अगर हम लोग पिगमेंट का बात करें तो पिगमेंट दो तरह के होते हैं, बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियो विरिडिन। बैक्टीरियो इसीलिए क्योंकि ये पिगमेंट बैक्टीरिया में पाया जाता है और परप्यूरिन इसीलिए क्योंकि ये पर्पल पिगमेंट होता है। तो बैक्टीरियो परप्यूरिन पर्पल पिगमेंट होता है और किस तरह का बैक्टीरिया में पाया जाता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया इसीलिए क्योंकि यहाँ पे H2S का यूज़ कर रहा है और पर्पल इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पर्पल पिगमेंट पाया जाता है, तो प्रेजेंट इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट पिगमेंट है बैक्टीरियो विरिडिन। बैक्टीरियो इसीलिए क्योंकि ये पिगमेंट बैक्टीरिया पे पाया जाता है और विरिडिन आया है विरिडी से, जिसको हम लोग ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। तो बैक्टीरियो परप्यूरिन ग्रीन पिगमेंट होता है और कि ये किस में प्रेजेंट रहता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, मतलब ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट नहीं निकले, उसमें सल्फर होता है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रहता है एज ए बाय प्रोडक्ट और वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर होता है और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में सोर्स ऑफ हाइड्रोजन H2S होता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज अदर देन H2S बट नॉट H2O। ऑक्सीजनिक में क्या देखे थे कि उसमें हाइड्रोजन डोनर कौन था, वाटर था। एनऑक्सीजनिक में क्या देखे थे कि उसमें हाइड्रोजन डोनर H2S था। लेकिन अगर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन ना ही H2S हो ना ही वाटर हो, इसके अलावा अगर कोई अदर कंपाउंड रहता है तो वहाँ पे पिगमेंट तो सेम रहता है, बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियो विरिडिन। बैक्टीरियो परप्यूरिन पर्पल पिगमेंट था, लेकिन जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है वो कौन सा बैक्टीरिया रहता है, प्रेजेंट इन पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। और बैक्टीरियो विरिडिन किस में प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट इन ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नॉन सल्फर इसीलिए क्योंकि ये सल्फर का यूज़ नहीं करता है। एनऑक्सीजनिक में क्या हो रहा था, सल्फर का यूज़ कर रहा था बैक्टीरिया, जिसको हम लोग पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कह रहे थे और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कह रहे थे। जैसे कि यहाँ पे क्या देखे थे कि
एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड था और H2S था। ये लाइट और पिगमेंट के प्रेजेंस में C6H12 वो 6 का फॉर्मेशन कर मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा था और सल्फर एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा था। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जो H2S का यूज़ नहीं करता है, मतलब यहाँ पे कोई अदर कंपाउंड का यूज़ करता है जो इसको हाइड्रोजन डोनेट करता है और ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया आ जाते हैं? पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। जैसे कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये पिगमेंट तो सेम है लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया बदल जा रहा है। मतलब ये सब पिगमेंट किस में पाया जाता है? पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया में और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया में। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफ। सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। ऑटोट्रॉफिक में तो वो फूड खुद से प्रिपेयर कर ले रहा था। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में वो केमिकल का यूज़ करके फूड को प्रिपेयर कर ले रहा था और फोटो ऑटोट्रॉफ में वो लाइट का यूज़ करके फूड को प्रिपेयर कर ले रहा था। लेकिन ये हेटरोट्रॉफ में क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं और वो अदर ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं और उसी से वो अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। तो हेटरोट्रॉफ 3 तरह के होते हैं, पहला सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। और हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिक सोर्स का यूज़ करते हैं, मतलब ये बना बनाया खाना को खाते हैं, ये खुद से नहीं बनाते हैं। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? सो दे ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो सड़ा गला पदार्थ है उसी से ये क्या करता है? अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म मर गए उसी पे ये क्या करेंगे? फीड करेंगे, वो उसमें कुछ एंजाइम रिलीज़ कर देंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, मतलब बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद वो क्या करता है? उसको ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट है पैरासिटिक। सो दे लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट एंड फीड ऑन देम। मतलब पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होता है? वो या तो होस्ट के बाहर रहेंगे या अंदर रहेंगे और वो अपना होस्ट से ही अपना फूड को ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक। दे लिव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म लाइक राइजोबियम। तो राइजोबियम इसका एग्जांपल है। राइजोबियम क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स में पाए जाते हैं और जो प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करता है उसी से ये अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। ठीक, तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी का लाइन है कि मोनेरा इज सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मतलब मोनेरा का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो सिंपल होता है लेकिन इसका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। वो हम लोग न्यूट्रिशन में देखने को मिल रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है कि इसका जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो क्या है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ पे हर तरह का न्यूट्रिशन में देखने को मिलता है। ये कोई अदर किंगडम में इतना डाइवर्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन नहीं देखने को मिलेगा, वो सिर्फ किंगडम मोनेरा में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड को ऑक्सीडाइज करता है और उससे क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और इसी एनर्जी को यूज़ करता है अपना लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए। अब बैक्टीरिया 2 तरह के रेस्पिरेशन को शो करते हैं, पहला है एरोबिक, दूसरा है एनएरोबिक। एरोबिक भी 2 तरह के होते हैं, पहला ऑब्लिगेट एरोब, दूसरा है फैकल्टेटिव एनएरोब। और एनएरोबिक भी 2 तरह के होते हैं, पहला ऑब्लिगेट एनएरोब और दूसरा है फैकल्टेटिव एरोब्स। तो सबसे पहला है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट मतलब होता है स्ट्रिक्ट और एरोब्स मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो क्या होता है? वो स्ट्रिक्टली एरोबिक होते हैं, मतलब उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट एरोबिक कंडीशन एंड कैनॉट सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो स्ट्रिक्टली क्या होते हैं? एरोबिक होते हैं, मतलब इसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर इसको नहीं मिला तो वो क्या होगा? सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो जहाँ पे फैकल्टेटिव आ जाता है उसका मतलब क्या है कि वो एक्चुअली एनारोबिक नहीं है, वो एरोबिक है। सो दे आर एक्चुअली एरोबिक, मतलब इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो क्या होते हैं? एरोबिक होते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है। अगर इसको ऑक्सीजन ना भी मिले तो भी ये क्या करेगा? सर्वाइव कर जाएगा। सो दे आर एक्चुअली एरोबिक बट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट एनएरोब्स। तो ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट, और एनएरोब्स मतलब यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है। तो इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो स्ट्रिक्टली क्या होते हैं? एनएरोबिक होते हैं, मतलब अगर इसको ऑक्सीजन जरा भी मिला तो ये क्या होगा? डेड हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। सो इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट एरोबिक कंडीशन एंड कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकता है। कौन? ऑब्लिगेट एनएरोब्स। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एनएरोब्स। तो फैकल्टेटिव मतलब क्या है? ये एक्चुअली एरोबिक नहीं है, एनएरोबिक है। सो दे आर एक्चुअली एनएरोबिक बट कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब वो फ्लेक्सिबल है। वो अगर उसको ऑक्सीजन मिला भी तो भी वो सर्वाइव कर जाएगा और ना भी मिला तो भी सर्वाइव कर जाएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल मेथड को डिस्कस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय मींस ऑफ बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस कर? बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन का क्या मतलब होता है? बाइनरी मीन्स होता है 2 और फिजन मीन्स टूटना, मतलब एक बैक्टीरिया 2 में टूट जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। तो ये क्या है? एसेक्सुअल मेथड है। अदर एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है? बडिंग है। बडिंग में बड का फॉर्मेशन होता है, कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है और स्पोरुलेशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तब हम लोग बाइनरी फिजन को डिटेल में डिस्कस करते हैं।
अब हम लोग समझते हैं बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टिवली ग्रोइंग बैक्टीरिया। जो एक्टिवली ग्रोइंग बैक्टीरिया है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन मेथड कौन सा है? बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स होता है दो और फिजन मीन्स टूटना, मतलब एक बैक्टीरिया का दो में टूट जाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड डिवाइड इक्वली इनटू टू विदाउट माइटोसिस। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड है किसका? बैक्टीरिया का, वो इक्वली डिवाइड हो जाता है दो में विदाउट माइटोसिस। मतलब इसमें मियोसिस माइटोसिस क्या होता है? एब्सेंट रहता है। ये क्या होता है? मियोसिस माइटोसिस एक स्टेज है जो हम लोग यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। जब वो डिवाइड करता है तो उसमें मियोसिस या माइटोसिस देखने को मिलेगा, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसलिए इसमें माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है? एब्सेंट होता है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोइड द डीएनए रेप्लिकेट्स व्हाइल अटैच्ड टू मेसोसोम। तो जब डिवीजन करना रहता है न्यूक्लियोइड को तो डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट करता है और अपना कॉपी बनाता है। लेकिन वो जो मेसोसोम है उससे क्या रहता है? अटैच रहता है। कि जैसे कि ये एक बैक्टीरिया का सेल है, जैसे कि ये एक बैक्टीरिया का सेल है और ये उसका क्या है? मेसोसोम है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? अटैच रहता है किससे? मेसोसोम से। तो जब बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड को डिवाइड करना रहता है तो वो अपना कॉपी बनाएगा, दो बनाएगा। इसके बाद क्या होता है? तो न्यू मेसोसोम डेवलप्स विच गेट अटैच टू द डॉटर क्रोमोसोम। इसके बाद क्या होता है? एक नया मेसोसोम डेवलप करता है जो अटैच रहता है किससे? डॉटर क्रोमोसोम से। जैसे कि यहाँ पे क्या देखे थे? ये बैक्टीरिया के सेल में ये मेसोसोम था और ये क्या था? न्यूक्लियोइड। वो क्या बना? अपना कॉपी बनाया। इसके बाद क्या होगा? जो मेसोसोम है वो एक नया मेसोसोम का फॉर्मेशन होगा इस तरह, और ये जो डॉटर क्रोमोसोम है उसके साथ क्या करेगा? अटैच रहेगा। इसके बाद क्या होगा? ये जो मेसोसोम है वो क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा। और इससे क्या था? डॉटर क्रोमोसोम अटैच था, इसीलिए ये क्रोमोसोम भी क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। मतलब सबसे पहले क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा, इसके बाद जो मेसोसोम है वो डिवाइड होगा। उसके वजह से क्या होगा? जो न्यूक्लियोइड है वो भी क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। At the same time, the cell wall and plasma membrane start growing transversely inwards from near the middle of the dividing cell between the two mesosome। इसके बाद क्या होगा? जो इस सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है, सबसे नीचे वाला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ऊपर वाला क्या है? सेल वॉल। तो ये भी क्या होगा? अंदर की ओर ट्रांसवर्सली क्या होगा? अंदर की ओर धंसने लगेगा। मतलब ये क्या करेगा? धीरे धीरे अंदर की ओर जाने लगेगा, जिस वजह से क्या होगा? ये सेल धीरे धीरे डिवाइड होने लगेगा। इसके बाद सेंटर से सेप्टम का फॉर्मेशन होगा, वो क्या करेगा? एक सेल को दो सेल में डिवाइड कर देगा। मतलब ये क्या हुआ? अलग अलग सेल बन गया। मतलब ये एक सेल बन गया जिसका अपना न्यूक्लियोइड है और अपना मेसोसोम है, और ये अनदर सेल है जो जिसका अपना मेसोसोम है और अपना न्यूक्लियोइड है। और ये दोनों डिवाइड होने के बाद किसी बैक्टीरिया में अटैच रहता है और इस तरह की चेन का फॉर्मेशन करेगा, और कोई बैक्टीरिया में ये दोनों अलग हो जाएगा। So the dividing septum originates centripetally and separates the parent cell into two equal daughter cells, each having a nuclear body। तो जो सेप्टम था वो सेंट्रीपेटली मतलब सेंटर से क्या हुआ? ओरिजिनेट हुआ, और जो पेरेंट सेल था उसको डिवाइड कर दिया किस में? दो डॉटर सेल में। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला? जो सेप्टम वो क्या मिडिल से ओरिजिनेट हुआ और एक सेल को किस में डिवाइड कर दिया? दो में। तो दो मेसोसोम के बीच में क्या हुआ? सेप्टम का फॉर्मेशन हुआ और इस सेल को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ? ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसका एक मेसोसोम था और उसके साथ क्या अटैच था? इसका न्यूक्लियोइड अटैच था। इसके बाद जब इसको डिवाइड करना हुआ तो डीएनए रेप्लिकेट करके अपना कॉपी बनाया। इसके बाद मेसोसोम का फॉर्मेशन होता है जो डॉटर न्यूक्लियोइड के साथ क्या होता है? अटैच रहता है। इसके बाद मेसोसोम जब डिवाइड करता है तो उसके साथ जो न्यूक्लियोइड अटैच है वो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल होता है वो दोनों अंदर की ओर क्या करता है? धंसने लगता है। मतलब ट्रांसवर्सली वो क्या होता है? इनफोल्डिंग होता है। इसके बाद क्या होता है? सेंटर से सेप्टम का फॉर्मेशन होता है और जो पेरेंट सेल है उसको दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देता है। दिस सेल्स में सेपरेट फ्रॉम ईच अदर और मे रिमेन अटैच फॉर सम टाइम टू फॉर्म चेन। और जब सेल डिवाइड हो जाता है तो या तो वो एक साथ जुड़ा रहेगा और इस तरह चेन का फॉर्मेशन करेगा, या फिर क्या होगा? वो अलग हो जाएगा। बैक्टीरिया डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करता है। During unfavorable condition, bacteria do not divide. It undergoes perennation and form perinetic structure known as endospore। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन रहता है, अनफेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब होता है? कि जब बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलता है, या फिर जो वाटर रहता है उसका पीएच बदल जाता है, या फिर टेम्परेचर में चेंजेस आ जाता है, तो ये सब होने से क्या होता है? बैक्टीरिया के लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन है। तो उस टाइम क्या करता है? बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करता है और पेरिनेटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और वो पेरिनेशन में चला जाता है। तो ये पेरिनेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बैक्टीरिया अपने चारों ओर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिसको हम लोग इंडोस्पोर के नाम से जानते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है? अपने चारों ओर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडोस्पोर कहते हैं, और वो पेरिनेशन में चला जाता है। ये कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। इसका जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन हट जाता है, मतलब उसको खाना मिलने लगता है, टेम्परेचर भी उसका अकॉर्डिंग रहता है, तो उस समय उसको क्या बोला जाता है? फेवरेबल कंडीशन। तो जब उसका फेवरेबल कंडीशन आता है तो उसका जो सारा प्रोटेक्टिंग लेयर है वो क्या आता है? डीजेनरेट हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या पैरासेक्सुअलिटी भी कहते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज नॉट ऑफ द काइंड एज फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया में हम लोग को जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, अगर हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखें
उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो दोनों में क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों बहुत अलग है। कैसे? अगर हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, मतलब मेल का अलग सेक्स ऑर्गन रहता है और फीमेल का अलग सेक्स ऑर्गन रहता है। और इसमें क्या होता है, मियोसिस और माइटोसिस देखने को मिलता है। मियोसिस माइटोसिस एक स्टेज है, जब डिवाइड करता है तो उसमें बहुत सारे स्टेजेस आता है जिसको हम लोग मियोसिस या माइटोसिस कहते हैं। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें मियोसिस या माइटोसिस देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, जो मेल होता है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और जो फीमेल रहता है वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, मतलब ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद स्पर्म और ओवम दोनों आपस में फर्टिलाइज होकर क्या करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या है, ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन अगर हम लोग बैक्टीरिया के केस में देखें, ना ही सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ना ही मियोसिस या माइटोसिस देखने को मिलता है, और ना ही गैमेट का फ्यूजन देखने को मिलता है। और जब गैमेट ही नहीं है तो जाइगोट का फॉर्मेशन कैसा होगा? तो ये सब क्या होता है, इसमें एब्सेंट रहता है। लेकिन इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, अ पोर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ डोनर सेल टू अ रेसिपिएंट सेल। मतलब क्या है कि इसके बदले क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, उसका छोटा सा पोर्शन क्या होता है, डोनर सेल से जो रिसीवर सेल है उसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मतलब एक बैक्टीरिया जो अपना जेनेटिक मटेरियल का एक पोर्शन क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। तो जिस बैक्टीरिया से जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग डोनर सेल कहते हैं, इसको हम लोग मेल कहते हैं। जिस पे ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग रिसीवर कहते हैं, मतलब रिसिपेंट सेल कहते हैं, जिसको हम लोग फीमेल कहते हैं। सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच अकर्स इन 3 वे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर पैरासेक्सुअलिटी, मतलब नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया में हम लोग को ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। इसमें एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें बस इतना होता है कि एक पोर्शन होता है जेनेटिक मटेरियल का, वो ट्रांसफर होता है किससे, मेल से फीमेल तक। मेल किसको बोलते हैं, जो डोनर सेल होता है, फीमेल जो रिसीवर होता है, जो उसको रिसीव करता है। तो इसी को अब हम लोग देखेंगे जेनेटिक मटेरियल किस तरह से डोनर सेल से रिसीवर सेल में ट्रांसफर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और ये 3 तरह से हो सकता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 तरह से हो सकता है। पहला है कॉन्जुगेशन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है ट्रांसडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग कंजुगेशन को समझते हैं। सो कंजुगेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ई कोलाई बाय लीडरबर्ग एंड टॉटम। तो कंजुगेशन सबसे पहले किस बैक्टीरिया में देखा गया था, ई कोलाई में, और इसको किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था, लीडरबर्ग एंड टॉटम ने। तो इसने क्या किया था, इन्होंने बैक्टीरिया का 2 स्ट्रेन लिया था। तो जो पहला बैक्टीरिया है इसमें क्या था, प्लाज्मिड प्रेजेंट था, और जो दूसरा बैक्टीरिया है इसमें प्लाज्मिड एब्सेंट था। तो प्लाज्मिड क्या होता है, इसको हम लोगों ने पिछले वाला लेक्चर में पढ़ा था कि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, किसका, बैक्टीरिया का। तो प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है, और जिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है उसको एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पिलाय देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे प्लाज्मिड एब्सेंट है तो यहाँ पे कोई पिलाय नहीं है। तो जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं F+ स्ट्रेन, और जिसमें एब्सेंट रहता है उसको F- स्ट्रेन। F+ स्ट्रेन को मेल स्ट्रेन कहते हैं और F- को फीमेल स्ट्रेन कहते हैं। मतलब यहाँ पे जेंडर किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, प्लाज्मिड के बेसिस पे, मतलब जिसमें प्लाज्मिड है वो मेल है और जिसमें नहीं है वो फीमेल है। इसके बाद क्या होता है, जो मेल स्ट्रेन का प्लाज्मिड है वो फीमेल स्ट्रेन में ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसफर होने के लिए क्या होगा, दोनों को पास पास आना होगा। तो दोनों मेल और फीमेल बैक्टीरिया पास में आता है, और जो पिलाय है वो क्या करेगा, एक कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये जो पिलाय है वो क्या कर रहा है, कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसके थ्रू क्या होगा, ये जो प्लाज्मिड है ये ट्रांसफर होगा किसमें, फीमेल स्ट्रेन में। इसके बाद क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड है वो कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होता है किसमें, फीमेल स्ट्रेन में। तो मेल स्ट्रेन से किसमें ट्रांसफर हो रहा है, फीमेल स्ट्रेन में। तो मेल स्ट्रेन को क्या कहते हैं, डोनर, और फीमेल स्ट्रेन को रिसीवर। इसके बाद क्या होता है, जब प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाता है फीमेल स्ट्रेन में, तो प्लाज्मिड की वजह से क्या होता है, इसमें भी पिलाय का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि प्लाज्मिड का क्या काम है, ये एडिशनल फीचर प्रोवाइड करता है। तो प्लाज्मिड का होने की वजह से क्या होगा, इसमें भी पिलाय का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, जो फीमेल स्ट्रेन था वो क्या हो गया, मेल स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो F+ था, जब अपना प्लाज्मिड F- को ट्रांसफ़र किया तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें भी प्लाज्मिड आ गया। अब जिसमें प्लाज्मिड आ गया तो इसमें भी क्या होगा, एडिशनल फीचर आ जाएगा, मतलब इसमें भी पिलाय का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो F- है वो किस में कन्वर्ट हो गया, F+ में। तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग यही देखने को मिलता है कि जो फीमेल रहता है वो रिप्रोडक्शन के बाद मेल में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फीमेल थी वो क्या इसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो कैसे हो रहा है, जब प्लाज्मिड F+ स्ट्रेन से F- स्ट्रेन में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा हम लोग को दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और पैरासेक्सुअलिटी। ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का ही ट्रांसफर हो रहा है, और ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है, प्लाज्मिड की वजह से। इसीलिए लीडरबर्ग और टॉटम ने इन्हें F प्लाज्मिड कहा। F प्लाज्मिड का मतलब, F मतलब फर्टिलिटी, मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड किसके वजह से ट्रांसफर हो पाया F- में, ये पिलाय की वजह से। पिलाय ही था जो कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, इसीलिए लीडरबर्ग और टॉटम ने इनको सेक्स पिलाय कहा।
तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो F प्लस स्ट्रैंड है वो F माइनस स्ट्रैंड को अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से जो F माइनस स्ट्रैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, F प्लस स्ट्रैंड में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो कंजुगेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन अकर्स बिटवीन टू सेक्सुअली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया ई कोलाई। तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए किस में देखने को मिल रहा है, दो डिफरेंट स्ट्रेन में। किसका स्ट्रेन, ई कोलाई जो कि बैक्टीरिया है उसका दो डिफरेंट स्ट्रेन है जिसमें ट्रांसफर ऑफ डीएनए हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो किसकी वजह से ये ट्रांसफर हो पाता है, कंजुगेशन ट्यूब की वजह से। एक बैक्टीरिया इसमें डोनर रहता है जिसको हम लोग मेल कहते हैं, और अदर बैक्टीरिया क्या होता है, रिसीवर होता है जिसको हम लोग फीमेल कहते हैं, और दोनों क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। During the act of conjugation, the genetic material is transferred from the donor to the recipient through a conjugation bridge found between the two. तो जब कंजुगेशन का प्रोसेस होता है तो दोनों बैक्टीरिया पास पास आता है, इसके बाद क्या होता है, कंजुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, कंजुगेशन ट्यूब बनता है। इसके बाद जो डोनर बैक्टीरिया है वो अपना प्लाज्मिड किस में ट्रांसफर करता है, रिसीवर बैक्टीरिया में। तो ये पूरा कंजुगेशन का प्रोसेस है जिसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफर ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्टेड और लिबरेटेड फ्रॉम अ डोनर बैक्टीरियम टू अ रेसिपिएंट बैक्टीरियम इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जो डोनर बैक्टीरिया है वो अपना फ्रैक्शन ऑफ डीएनए ट्रांसफर करता है किसमें, रेसिपिएंट बैक्टीरिया में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। So during the process, a very small amount of DNA is transferred intracellularly from one bacterial cell to another bacterial cell, where it get integrated with the DNA of recipient bacteria. तो इसमें क्या हो रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है इंट्रासेल्युलरली एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और क्या होता है, जो डीएनए है वो जो रिसीवर बैक्टीरिया है जो उस बैक्टीरिया को रिसीव कर रहा है उसका डीएनए के साथ क्या होता है, इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब उसके साथ जुड़ जाता है। The recipient cells then acquire the character encoded by the foreign DNA and pass it to their offspring. जो recipient cell है उसमें वो सारा कैरेक्टर आ जाता है जो डोनर के पास था, मतलब जो डोनर के पास जो सारा कैरेक्टर था वो किस में आ जाता है, रिसिपेंट सेल में। कैसे आता है, जो डोनर सेल का डीएनए था उसका कुछ पोर्शन किस में आ जाता है, रिसीवर में, और उसका डीएनए के साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है, जिस वजह से उसका कैरेक्टर किस में आ जाता है, रिसीवर सेल में। इसके बाद वो पास कर देता है अपना ऑफस्प्रिंग में। ट्रांसफॉर्मेशन वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस सबसे पहले किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। सो ही वर्क विद डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इन्होंने किसके साथ वर्क किया था, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, द वन हु कॉज निमोनिया। तो इन्होंने डिप्लोकोकस का दो स्ट्रेन लिया था, पहला था एस स्ट्रेन, दूसरा था आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन फॉर स्मूथ एंड आर स्ट्रेन फॉर रफ। स्मूथ का क्या मतलब होता है, ये जो एस स्ट्रेन है ये कैसा बैक्टीरिया है जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स का भी लेयर है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो क्या होता है, चिपचिपा टाइप का होता है, म्यूकस लेयर होता है, इसके वजह से ये क्या होता है, स्मूथ रहता है। लेकिन आर स्ट्रेन कैसा बैक्टीरिया है, इसमें ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर नहीं रहता है, इसी वजह से जो सेल वॉल रहता है उसका क्या होता है, वो थोड़ा रफ सरफेस होता है, इसीलिए ये रफ है और ये क्या है, स्मूथ है। तो जो एस स्ट्रेन है वो क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया किसमें, माइस में। इसके बाद क्या देखा गया, जो माइस थे, जो चूहा था वो क्या हुआ, मर गए। कैसे मर गए, क्योंकि वो जो एस स्ट्रेन था वो क्या था, पैथोजेनिक था। अब कैसे पैथोजेनिक था, जो एस स्ट्रेन में क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर था। और हम लोग इसका पिछला वाला लेक्चर में जो सेल का स्ट्रक्चर पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, तो जिस बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर रहता है वो बैक्टीरिया क्या होता है, पैथोजेनिक होता है। क्यों, क्योंकि जो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है वो क्या है, पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, किसको, बैक्टीरिया को। तो जिस वजह से जो माइस थे वो मर गए। क्यों, क्योंकि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक है, वायरुलेंट है। इसके बाद जो आर स्ट्रेन था उसको भी उन्होंने इंजेक्ट किया माइस में। इसके बाद क्या देखा गया, जो माइस थे वो जिंदा थे। ऐसा क्यों, क्योंकि आर स्ट्रेन में ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर नहीं था, जिस वजह से ये बैक्टीरिया क्या था, पैथोजेनिक नहीं था, और उसके वजह से जो माइस थे वो क्या था, जिंदा था। क्योंकि जो आर स्ट्रेन है वो नॉन पैथोजेनिक है, नॉन वायरुलेंट है, क्योंकि उसमें ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर नहीं है। ग्लाइकोकैलिक्स का ही लेयर है जो बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है। अब जब ग्लाइकोकैलिक्स का ही लेयर नहीं है तो उसको पैथोजेनिसिटी आएगा कहाँ से, जिस वजह से जो चूहा था वो क्या था, जिंदा थे। इसके बाद इन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। इसमें इन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया था उसको उन्होंने हीट किया। हीट करने से क्या हुआ, जो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर था वो क्या होगा, उतर गया। उसको उतरने से क्या हुआ, जो एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया था वो नॉन पैथोजेनिक हो गया। इसके बाद इन्होंने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस पे। तो इसके बाद इन्होंने क्या देखा, जो माइस थे वो क्या था, जिंदा था, एलाइव था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब बैक्टीरिया को इन्होंने हीट किया तो उसके ऊपर का जो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर था वो क्या, उतर गया। अब जब ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर उतर गया मतलब पैथोजेनिसिटी खत्म हो गया, इस वजह से क्या था, चूहा जिंदा था। इसके बाद इन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया। इसमें इन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, मतलब जो एस स्ट्रेन को इन्होंने हीट किया था और जो लाइव आर स्ट्रेन था, इन दोनों को इन्होंने साथ में माइस में इंजेक्ट किया। इसके बाद इन्होंने क्या दिखा, जो माइस था वो मर गया। ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि आर स्ट्रेन था वो क्या था, नॉन पैथोजेनिक था। क्यों, क्योंकि इसमें ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर ही नहीं था। इसके बाद आर स्ट्रेन को इन्होंने जब हीट किया तो उसमें भी ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर उतर गया। लेकिन इन दोनों को साथ में जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस तो जिंदा थे। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, ये क्या है, हीट किल्ड
एस स्ट्रेन, और ये क्या है, लाइव आर स्ट्रेन। ये क्या था, नॉन पैथोजेनिक, और ये भी क्या था, नॉन पैथोजेनिक। क्यों? क्योंकि इसको हीट कर दिया गया था। तो ये एस स्ट्रेन का डीएनए है और ये आर स्ट्रेन का डीएनए है। तो जब इन दोनों को माइस में इंजेक्ट किया गया तो आर स्ट्रेन का डीएनए एस स्ट्रेन का डीएनए को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से क्या हुआ, एस स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन का डीएनए के साथ क्या हुआ, इंटीग्रेट कर लिया। और एस स्ट्रेन का डीएनए में वो सारा जीन था जो ग्लाइकोकैलिक्स का सिंथेसिस कर सकता था। इस वजह से क्या हुआ, ये इसमें क्या किया, ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर बनाया। मतलब जो एस स्ट्रेन का डीएनए था उसमें वो सारा जीन था जो खुद को एक्सप्रेस कर सकता था, जो एंजाइम का फॉर्मेशन कर सकता था। और वो एंजाइम किसका फॉर्मेशन करता, ग्लाइकोकैलिक्स का। मतलब एस स्ट्रेन का डीएनए में वो सारा जीन था जो ग्लाइकोकैलिक्स को सिंथेसिस कर सकता था। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, जो एस स्ट्रेन का डीएनए वो खुद को एक्सप्रेस किया और यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन कर लिया, जिस वजह से जो लाइव आर स्ट्रेन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में। अब एस स्ट्रेन क्या था, पैथोजेनिक था, मतलब इसमें ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर था, जिस वजह से ये क्या था, पैथोजेनिक था। अब यहाँ पे ये जो एस स्ट्रेन का डीएनए था वो यहीं पे क्यों नहीं ग्लाइकोकैलिक्स का सिंथेसिस कर लिया, क्यों यहाँ पे आके बनाया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल नहीं था। यहाँ पे हीट करने से जो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर था वो क्या था, उतर गया था। यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल नहीं था। लेकिन जैसे ही एस स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन में पहुँचा तो यहाँ पे इसको कंडीशन फेवरेबल मिला, जिस वजह से एस स्ट्रेन का डीएनए खुद को एक्सप्रेस किया और ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन किया। और इसके वजह से क्या हुआ, माइस मर गए। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर आने से ये बैक्टीरिया क्या होगा, पैथोजेनिक हो गया, मतलब इसमें पैथोजेनिसिटी आ गया, और इसके वजह से जो माइस थे वो मर गए। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस इन विच द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरियम इज ट्रांसफर टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है थ्रू बैक्टीरियोफाज, मतलब एक वायरस के थ्रू एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। कैसे होता है उसको हम लोग समझते हैं। और इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था किसने, जिंडर एंड लीडरबर्ग ने। और कौन सा बैक्टीरिया था, सैल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफाइड को कॉज करता है। तो कंजुगेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब बैक्टीरिया का डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा था तो दोनों बैक्टीरिया क्या हो रहा था, पास पास आ रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों बैक्टीरिया कभी पास आते ही नहीं है। इसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में कैसे ट्रांसफर होता है, बैक्टीरियोफाज के थ्रू। बैक्टीरियोफाज क्या है, एक वायरस है जिसके थ्रू एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 3 दोस्त हैं और तीनों दोस्त में से एक दोस्त बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। तो जो दूसरा दोस्त है वो जो बीमार है उससे मिलने गया, तो उसमें जो इन्फेक्शन है वो किस में आ गया, दूसरा दोस्त में। इसके बाद जब ये पहला दोस्त से मिला तो वो इन्फेक्शन किस में आ गया, पहला दोस्त से। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पहला वाला दोस्त जो बीमार है उससे कभी मिला ही नहीं, लेकिन उसका इन्फेक्शन किस में आ गया, इसमें, इसके थ्रू, मिडिल वाले दोस्त के थ्रू। यही था जो अपने बीमार दोस्त से मिलने गया था और उसका इन्फेक्शन वहाँ से अपने पहले वाले दोस्त तक पहुँचाया। तो उसी तरह यहाँ पे होता है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो बैक्टीरियोफाज के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। अब कैसे होता है उसको अब हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये बैक्टीरिया का डीएनए है, और इसमें क्या है, ये बैक्टीरियोफाज जो वायरस है ये अपना डीएनए इसमें डाल देता है। इसके बाद जो वायरल डीएनए है वो क्या करेगा, अपना बहुत सारा कॉपी बनाएगा, और कॉपी बनाने के साथ क्या होगा, जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसके साथ ये क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट करने के बाद ये बहुत सारा वायरस का फॉर्मेशन करेगा, मतलब जो वायरस का आउटर लेयर जो प्रोटीन का कोट है उसका फॉर्मेशन करेगा और बहुत सारा वायरस का फॉर्मेशन होगा। और ये जो वायरस बनेगा इसमें जो डीएनए होगा उसमें बैक्टीरिया का भी होगा और वायरस का भी होगा। इसके बाद ये वायरस जब यहाँ से निकल कर दूसरे बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करेगा तो वो क्या होगा, अपना डीएनए इसमें डालेगा। इस बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसमें बैक्टीरिया का भी है और वायरस का भी है, और इस वजह से क्या हुआ, जो पहला बैक्टीरिया का डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन ये दोनों बैक्टीरिया कभी पास आए ही नहीं। इसके वजह से ये हो पाया बैक्टीरियोफाज के थ्रू। बैक्टीरियोफाज मीन्स वायरस। तो बैक्टीरियोफाज के थ्रू जो पहला बैक्टीरिया का डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में दोनों बैक्टीरिया कभी पास आता ही नहीं है, और इसका डीएनए का ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, बैक्टीरियोफाज के थ्रू।